फिर जम्मू आए, जम्मू से आप दिल्ली आए। क्या परिस्थितियाँ रहीं? क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा? कैसे आप रहते थे? क्या खाते थे? कैसे आपने रोज़गार ढूँढा? जानना चाहेंगे। हम जब आए यहाँ पे, हम जब यहाँ पे पहुँचे अपने विस्थापन के दौरान, तो हमारी एक संस्था थी यहाँ पे लाजपत नगर में। हम वहाँ पे आए और कोई हमारे पास ठिकाना नहीं था, किसी को जानते नहीं थे। तो वहाँ पे एक हॉल टाइप की छोटा सा एक हॉल हुआ करता था जहाँ जी, पे हम रहते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे रश बढ़ता गया, लोग ज़्यादा तादाद में आने लगे, हालात ज़्यादा बिगड़ गए कश्मीर के। तो वहाँ पे जो हमारे उस वक्त लोग जो उसकी मतलब वहाँ पे देखभाल करते थे, केयर टेकिंग करते थे, तो चूंकि हम नौजवान थे थोड़े बहुत, तो उन्होंने हमसे विनती की कि लोग बहुत आ रहे हैं पीछे से, थोड़ा थोड़ा कहीं देख लो, कहीं एडजस्टमेंट कर लो, ताकि जो वहाँ से आने वाले लोग हैं उनको आशियाना यहाँ पे मिल जाए। तो यकीन मानिए पवन जी, हमने लगभग एक हफ्ता मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे ठिठुरती सर्दी में बैठे हैं। दोपहर को लंच टाइम पे वहाँ पे जाते थे, थोड़ा बहुत दाल चावल वहाँ पे मिलती थी हमें। जी, आज भी हम उन चीज़ों का धन्यवाद करते हैं और वाकई में हमें आज भी वो चीज़ें याद है। तो वापस मूलचंद पे आके वहीं रात को सो जाते थे। धक्के बहुत खाए, बहुत धक्के खाए हैं, और आज भी हम ये सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं, तो हमें हमारे संघर्ष की कहानी जब कोई आप जैसे लोग पूछना चाहते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं, क्यों वो हम आज तक भी नहीं बोले, वो मंज़र आज तक नहीं भूल पाए। आज तक नहीं भूल पाए। इवन उस वक्त की ये हालात थी, अगर कोई नौजवान मैरिड था, उसके बच्चे छोटे थे, एक एक घंटा, दो दो घंटा ऑटो तक लोगों ने चलाए हैं, रिक्शाएं तक लोगों ने चलाए हैं, ताकि वो अपना परिवार पाल सके। करना पड़ा हमें मजबूरन। कश्मीरी पंडितों का संघर्ष और कष्ट भरा जीवन रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कश्मकश, और आज भी कश्मकश में। जहां तक छोड़ने की बात है, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि को छोड़ नहीं सकता, जी, लेकिन हमें विवश किया गया। विवश क्यों हो? वो ये था, चाहे वहां की लोकल सरकार, इवन आई विल नेम उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो उस संगठन के प्रभारी बने जिसको आप जानते हो, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जी, उसके अध्यक्ष बन गए, उसको लीड किया विद वन थ्योरी एंड वन कंसेप्ट। कश्मीर में इस्लाम जिंदा रहेगा जब वहां पे हिंदू नहीं रहेगा। सिंपल कंसेप्ट, सीधा फॉर्मूला। सिंपल कंसेप्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब ये समस्या चालू हुई, तो वहां पे एक तो किलिंग्स तो चल ही रही थी, तब भी नहीं गए थे हम। मार रहे थे हम लोगों को, टारगेटिंग किलिंग हो रही थी, नहीं गए थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरी मस्जिदों में से ये ऐलान हुआ, तुम काफिर हो, इस्लाम में काफिर की कोई जगह नहीं, काफिर मारना वाजिबुल हक है, वाजिबुल हक। एज पर इस्लामिक थ्योरी। जी, सेकंड, उनका ये कहना था, जितने भी जेंट्स लोग आप हैं, मेल्स जितने भी हैं, वो कश्मीर छोड़ दे और अपनी फीमेल्स को यहां पे छोड़ दे। जी, जब इस तरह की थ्योरियां चली, तो हमने ये सोचना चालू कर दिया, भाई ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। उस वक्त जगमोहन जी को दोबारा से गवर्नर थे राज्यपाल उस का टाइम। बार दिया गया। जी, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, तो वो इसलिए दिया गया था कि शायद जगमोहन जी इस बात में कामयाब हो जाएं कि वहां की जो ये मिलिटेंसी है उसको थोड़ा सा वो कर्ब करें। लेकिन आगे चले, उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन वो चीज अभी तक भी, आज तक भी मुझे कर्ब होती हुई नजर नहीं आई। जी, चलते चलते साल गुजर गए, सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं,
लेकिन जितनी भी सरकारें आई, कश्मीरी पंडित और समुदाय, कश्मीरी सनातनी हिंदू को एक गिला, एक शिकवा जरूर रहेगा कि किसी भी सरकार ने हम कश्मीरियों का दर्द नहीं समझा। हम राष्ट्रवादी कश्मीरियों जिन्होंने अपने राष्ट्रवाद के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ा, कश्मीर को छोड़ा, लेकिन उनके लिए आज तक कोई भी न्याय नहीं मिल पाया। सजग होकर खड़ा नहीं हुई, कोई भी सरकार। जी। आज हम देखते हैं कितने शर्मनाक बयान आते हैं। तो जी। बड़ा, जब भी होता है हमारे जख्मों को कुरेदा जाता है। और यकीन मानिए, जब भी हम ये चीजें मीडिया पे, टीवी पे या किसी तरीके से सुनते हैं, तो आज भी हम खून के आंसू रोते हैं कि हमारे समुदाय की गलती क्या है। इतनी शांति प्रिय समुदाय, राष्ट्रवाद को अपने दिल में पालने वाला ये समुदाय, उसका गुनाह, उसका कसूर क्या है? जी। मैं तो आज भी पूछता हूं सरकारों से, मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, हमें कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकता तो गुनाह तो बता दीजिए। हमारा गुनाह क्या था? हमारा गुनाह क्या है? जी। कौन सा ऐसा मिनिस्टर, कौन सी ऐसी सरकार, एक एक मिनिस्टर के दरवाजे पे हम कश्मीर में गए हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज हो रहा है। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट थी और मिनिस्टर हाथ उठाते थे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ से बाहर है। भाई हमारा गुनाह क्या है? आर नॉट वी स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ कश्मीर? क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि हाँ, एज बीइंग स्टेट सब्जेक्ट ऑफ कश्मीर, आप कश्मीरी पंडित समुदाय जो माइनॉरिटी में है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए? जी। कितने बड़ी शर्म की बात है पवन जी, जब ये समस्या चालू हुई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीएम जो थे हमारे, जो हैं रह चुके हैं हमारे, वो उठ के लंदन में रहने चले गए, लेकिन कश्मीरी समुदाय को वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया। समस्या का समाधान नहीं किया। समाधान ही नहीं, समाधान करने से भाग गए। जी। वो समाधान करने से भाग गए, क्यों? चाहते ही नहीं थे समाधान करना। जी। क्योंकि कश्मीर में आप देखेंगे अगर, तो ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरी ऑफ इस्लाम चली कि इथनिक क्लींजिंग एक समुदाय की करनी है, वो इतनी प्रबल कर दी उन्होंने कि आपके लाल चौक से खुलेआम गाड़ी वाले, चलो मुजफ्फराबाद चलो, ट्रेनिंग करनी होती थी वहां पे, बिल्कुल शाम खुलेआम। जी। तो जब इस तरह का माहौल, इस तरह का भय क्रिएट किया जाएगा किसी भी समुदाय में, मैं तो समझता हूं, मैं तो सल्यूट करता हूं अपने कश्मीरी समुदाय को जी। कि हमने राष्ट्रवाद दिल में रख के भारत मां का साथ नहीं छोड़ा, भारत माता का साथ नहीं छोड़ा। अदरवाइज अगर हम तैयार होते तो हम भी कन्वर्ट हो गए होते। जी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद में, इस एवज में, इसके बदले में, अगर सरकारें हमारी सुध-बुध नहीं लेती, हमारी सुरक्षा को लेकर सजग नहीं होती, तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या है पवन जी? जी। दिस इज एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द सिस्टम, वेदर इन सेंटर और स्टेट।